हेलो बच्चों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूँ आप लोग बिंदास होंगे, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ने वाले भैया कक्षा 12वीं का फर्स्ट चैप्टर का भैया सेकेंड लेसन। और आज अपन इस सेकेंड लेसन में पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे भैया चालक और कुचालक की। अब आप लोग बेटा चालक और कुचालक के बारे में भैया कक्षा 9वीं में पढ़ के आए होंगे। इसके बाद बात करेंगे बेटा आवेशन की विधि में। तो अगर किसी वस्तु को या किसी बॉडी को आवेश कैसे किया जाता है बेटा, इसकी कुछ विधियां होती हैं। तो 3 प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहली विधि क्या पढ़ेंगे बेटा, चालन द्वारा आवेशन। दूसरी विधि पढ़ेंगे बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। और तीसरी पढ़ेंगे बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा आवेश और द्रव्यमान में अंतर। और लास्ट में पढ़ेंगे बेटा आइंस्टीन के सापेक्षता का सूत्र। तो आज का भैया अपन का गोल ये है। तो सबसे पहले अपन आते हैं भैया चालक और कुचालक की बात करेंगे। तो बेटा आप लोग 9th में पढ़ चुके हो चालक और कुचालक क्या है। जिस भी बच्चे को पता है भैया कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे चालक किसे कहते हैं और कुचालक किसे कहते हैं। और जिसको नहीं पता बेटा तो मैं बता रहा हूं। तो चालक कुछ नहीं भैया, ऐसा पदार्थ है जिसमें भैया विद्युत धारा का क्या हो जाए बेटा, प्रवाह हो जाए। और आवेश का भी प्रवाह क्या हो जाए बेटा, आसानी से हो जाए। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा, चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मानव शरीर। जैसे भैया हमारा शरीर है, अपन का जो शरीर है मानव शरीर है भैया, ये कैसा है बेटा, चालक की कुचालक, चालक है। कैसे प्रूव होगा भैया, अगर आपको प्रूव करना है तो भैया किसी करंट कैरिंग वायर को जिस 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 तार में भैया धारा प्रवाह हो रहा है ना, अगर उसको पकड़ोगे तो आपके शरीर में भी क्या हो जाएगा, धारा का प्रवाह हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा आदमी टच करेगा तो उसको भी क्या लग जाएगा भैया, करंट लग जाएगा। इसलिए मानव शरीर क्या है भैया, चालक है। प्रैक्टिकल मत करने लग जाना भाई। जितनी भी धातुएं होती हैं ये भी क्या है भैया, चालक है। अब कुचालक क्या कहलाता है बेटा, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें भैया विद्युत धारा का प्रवाह है और आवेश का प्रवाह कतई नहीं होता। जैसे रबड़ हो गया भाई, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया और ग्लास हो गया। ये सब कैसे पदार्थ है बेटा, कुचालक है। अब भैया ये तो 9th में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पे बेटा सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि भैया चालक के पास कौन सा गुण होता है। तो भैया चालक एक ऐसा पदार्थ है बेटा जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, कैसे होते हैं बेटा, फ्री टू मूव होते हैं। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहते हैं। मतलब भैया चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? मुक्त अवस्था का मतलब चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा बेवफा होते हैं। मतलब जो उसके प्लस और माइनस होंगे बेटा, तो प्लस से माइनस को आप क्या कर सकते हो बेटा, अलग कर सकते हो। मतलब बेवफा कंडीशन के होते हैं। तो याद रखना बेटा, जो चालक के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुचालक के पास कैसे होते हैं बेटा, कुचालक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे होते हैं बेटा, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुचालक के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अपने प्लस वाले के साथ क्या होंगे बेटा, बहुत खतरनाक तरीके से बंधे होंगे। उनको कितनी भी एनर्जी दे दो, वो अपने प्लस वाले का कभी भी साथ कतई नहीं छोड़ने वाले। मतलब अपने प्लस के साथ क्या होंगे बेटा, लॉयल होंगे, धोखा नहीं करेंगे। आप उनको कितना भी लालच दे दो लेकिन वो अपने प्लस वाले का कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेटा, इसलिए चालक में ना तो भैया करंट का प्रवाह होता, ना तो आवेश का प्रवाह होता, और ना तो भैया ऊष्मा का प्रवाह होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। किसमें नहीं होते भैया, चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। चमका कि नहीं चमका बेटा? तो ये बेटा है, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसी के कारण भैया चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और इसी के कारण भैया ऊष्मा का प्रवाह भी होता है। कुचालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, कितनी भी एनर्जी दे दो ये अपने प्लस वाले का साथ कतई छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भैया ना चालक में तो ना तो करंट का प्रवाह होता, ना तो आवेश का प्रवाह होता, ना तो भैया ऊष्मा का प्रवाह। चमका कि नहीं चमका? इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ने वाले हैं, यदि किसी चालक को क्या कर दिया जाए बेटा, यदि किसी चालक को कुछ आवेश दे दिया जाए, क्या दे दिया बेटा, कुछ आवेश दे दिया जाए, आवेश दे दिया जाए। तो जल्दी बताओ बेटा, अगर किसी चालक को आवेश दे दिया जाए तो वो आवेश कहां फैलेगा? तो याद रखना बेटा, अगर किसी चालक को आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आवेश देते हो, थोड़ा सा भी आवेश देते हो, तो वो आवेश चालक के पृष्ठ पर, वो भी कहां पे बेटा, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा बेटा, वितरित हो जाएगा। तो यदि किसी चालक को कुछ आवेश दे दिया जाए तो आवेश क्या हो जाएगा बेटा, आवेश
चालक के पृष्ठ पर, चालक के बाहरी पृष्ठ पर बेटा, कहां पे बेटा, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से, एक समान रूप से क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। चमका कि नहीं चमका, फैल जाएगा। अब भैया आपका चालक चाहे खोखला हो, चाहे खोखला हो, चाहे ठोस हो। बेटा अगर मैं चालक ले रहा हूं, ये ले लिया बेटा चालक, मैं कैसा ले रहा हूं बेटा, ठोस चालक ले रहा हूं। अगर भैया इसको अगर आप आवेश दिए, कहीं पे भी आवेश रख दो, ये आवेश क्या हो जाएगा, इसमें एक समान रूप से फैल जाएगा। और कहां पे फैलेगा बेटा, बाहरी पृष्ठ पर फैलेगा। कहां पे फैलेगा, बाहरी। खोखला लोगे बेटा, लो भैया खोखला चालक ले लिया, खोखला चालक ले लिया, इसको बेटा इसमें भी आवेश देखो तो कहां पे आएगा बेटा, इसके बाहरी पृष्ठ पे ही फैलने वाला है। तो याद रखना, चालक चाहे बेटा ठोस हो चाहे खोखला हो, उसको आवेश दोगे तो आवेश कहां पे फैलने वाला बेटा, बाहरी पृष्ठ पे। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी बॉडी क्या है बेटा, चालक है कि नहीं है। आपने बचपन में देखा होगा बेटा, कुर्सी पे अपन बैठते थे और कम्बल से क्या करते थे, पीछे घिसाई करते थे। और जब आपके बॉडी पे आपको कहीं पे भी टच किया जाए तो करंट मारता है कि नहीं मारता। तो भैया ये बताओ, जब कम्बल से रगड़ा गया तो कम्बल से आपके पूरे शरीर पे क्या आया बेटा, आवेश आया। तो उस कम्बल कहां रगड़ते हैं, सर में ना रगड़ते हैं। तो आपका आवेश, आपके शरीर में आवेश कहां आया बेटा, सर में आया। अब भैया लेकिन अपन की बॉडी क्या है बेटा, चालक है, तो वो पूरा का पूरा आवेश मेरे पूरे बॉडी में एक समान रूप से क्या हो गया बेटा, फैल गया। आप कहीं पे भी टच करोगे तो क्या करेगा बेटा, करंट मारेगा। अब करंट क्यों मारता है, क्योंकि मेरी बॉडी कैसी है बेटा, चालक है। तो चालक बॉडी में क्या होते हैं बेटा, आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है। और याद रखना, किसी भी चालक बॉडी में आवेश का प्रवाह होगा तो क्या बनता है बेटा, विद्युत धारा बनता है। इसलिए आपको थोड़ा सा करंट मारता है। चमका कि नहीं चमका, तो याद रखना बेटा, याद रखना, कोई भी अगर चालक वस्तु है, चाहे ठोस हो चाहे बेटा खोखला हो, अगर उसको आप आवेश दोगे तो आवेश कहां पे आएगा बेटा, उसके बाहरी सतह पर, बाहरी पृष्ठ पर, वो भी कैसे आएगा बेटा, एक समान रूप से फैल जाएगा। चमका कि नहीं चमका। इसका जस्ट उल्टा होता है भैया। उल्टा क्या होता है, अगर कुचालक को, यदि कुचालक को कुछ आवेश दिया जाए, क्या दिया जाए भैया, कुछ आवेश दिया जाए, तो आवेश वहीं स्थित रहता है, जहां पे वहीं स्थित रहता है जहां दिया गया हो, जहां दिया गया हो। चमका कि नहीं चमका। इसका मतलब है कि अगर बेटा मैं क्या ले रहा हूं, कुचालक ले रहा हूं, जैसे बेटा ये मार्कर क्या है बेटा, कुचालक है कि नहीं है। इसको मैं सर में रगड़ा तो आवेश कहां पे आ गया बेटा, इसके इस वाले पार्ट में आ गया। तो कागज के टुकड़े इस वाले पार्ट से चिपकाएगा, इस वाले से कतई नहीं चिपकाएगा। तो ये चालक की, सॉरी, ये कुचालक की क्या होती है बेटा, ये खूबी होती है कि अगर कुचालक वस्तु पे जहां पे आवेश आप रखोगे वहीं पे आवेश क्या रहेगा बेटा, स्थित रहेगा, कहीं पे फैलने वाला कतई नहीं है। चमका कि नहीं चमका। एक एग्जांपल और देख लो बेटा, बर्थडे पार्टी में क्या करते हैं, बैलून को सर में रगड़ते कि नहीं रगड़ते, दीवार में चिपकाने के लिए। तो बैलून को भैया जिस पार्ट, बैलून के जिस पार्ट को सर में रगड़ोगे वही वाला पार्ट भैया दीवार में चिपकेगा, पीछे वाला कतई नहीं चिपकेगा। तो भैया याद रखना, ये क्या याद रखोगे कि भैया अगर कुचालक वस्तु में जहां पे आवेश रखोगे, ये अगर ये ठोस, क्या ले रहा हूं बेटा, ये ठोस कुचालक ले रहा हूं, ये ठोस कुचालक है भैया। अगर भैया इसमें मैं आवेश यहां पे रखा हूं तो आवेश यहीं पे स्थित रहेगा, पूरे सभी पूरे हार फैलने वाला नहीं है। खोखला ले रहा हूं भैया, ये लो खोखला ले रहा हूं, ये खोखला भैया कुचालक ले रहा हूं। अगर आवेश इस कोने पे रख दिया तो इसी कोने पे रहने वाला है और कहीं जाने वाला नहीं है। चमका कि नहीं चमका। तो ये है भैया चालक और कुचालक की बात। तो चालक और कुचालक में आपको इतना ही याद रखना है भैया, और इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे भैया आवेशन की विधि। तो भैया हमारे सिलेबस में आवेशन की भैया 3 ही विधियां हैं। सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे बेटा, चालन द्वारा आवेशन। दूसरी कौन से पढ़ने वाला, घर्षण द्वारा आवेशन। तीसरी पढ़ेंगे बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन बेटा, चालन द्वारा आवेशन की विधि में किस वस्तु को बेटा आवेशित कर सकते हो बेटा, केवल, याद रखना बेटा पेपर में पूछा जाता है, केवल चालक वस्तु, केवल चालक वस्तु को क्या कर सकते हैं बेटा, आवेशित कर सकते हैं। किसको बेटा, चालक वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। चमका कि नहीं चमका। अब याद रखना बेटा, अगर आपको किसी चालक को आवेशित करना है
तो कौन आवेशित करेगा भैया? जिसके पास आवेश होगा पहले से। तो याद रखना, अगर चालन द्वारा आवेशन में एक चालक उदासीन चालक को किसी आवेशित चालक से क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? आवेशित करोगे। तो आवेशन द्वारा चालन द्वारा आवेशन की विधि में क्या करते हैं बेटा? किसी उदासीन चालक को आवेशित चालक द्वारा आवेशित चालक द्वारा आवेशित चालक द्वारा आवेशित चालक सॉरी किसी उदासीन चालक को आवेशित चालक द्वारा आवेशित किया जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? आवेशित किया जाता है। अब ये पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा आपको क्या याद रखना है भैया कि चालन द्वारा आवेशन की विधि में अगर बेटा किसी दूसरे चालक को आपको आवेशित करना है तो दोनों चालक को या तो तार से संपर्क करना पड़ेगा या दोनों चालक को क्या करना पड़ेगा बेटा? आपस में कांटेक्ट कराना पड़ेगा। तो इस विधि में भैया दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इस विधि में दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है बेटा? आपस में संपर्क किया जाता है। क्या किया जाता है? आपस में संपर्क किया जाता है। अब भैया संपर्क दो तरीके से होता है, या तो क्या कर दो बेटा? तार से जोड़ दो, या तो दोनों बॉडियों को आपस में एक दूसरे को गले से गले मिला दो, बोले तो सटा के रख दो भैया। अब इसके बाद भैया इसके बाद क्या होगा? आवेश का क्या होगा बेटा? स्थानांतरण होगा। अब आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा भैया? दोनों वस्तुओं में। याद रखना, कई बच्चों कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा, अगर एक वस्तु देखो सबसे पहले बेटा क्या लेंगे? एक वस्तु ये ए ले लिया, उदासीन है बेटा, इसका मतलब इसके पास आवेश कितना है? 0। ये दूसरी वस्तु ले लिया, मतलब इसके पास में बोल रहा हूं अभी क्या बेटा? प्लस आवेश है। चमका कि नहीं चमका? हाँ बिल्कुल सर चमका। दूसरे केस में क्या करेंगे? दोनों वस्तुओं क्या कर देंगे बेटा? आपस में तार से कनेक्ट कर दिए। लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। अब भैया आवेश का ट्रांसफर कब तक होगा? तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर दोनों वस्तुओं में आवेश का मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण जब तक होगा जब तक कि दोनों में आवेश बराबर ना हो जाए। ये आंसर बिल्कुल गलत है भैया। दोनों में आवेश बराबर हो जाए ये बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या बराबर होता है? याद रखना बेटा, तो आवेश का स्थानांतरण जब तक होता है जब तक कि दोनों का क्या ना हो जाए बेटा? बराबर। विभव ना बराबर हो जाए। क्या ना बराबर हो जाए? विभव ना बराबर हो जाए। ऐसा क्यों बेटा? तो याद रखना, जो आवेश होता है ना बेटा, वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करता है। मतलब जिस वस्तु का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा से ज्यादा आवेश लेगा। चमका कि नहीं चमका? जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, घर में जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या हो रहा है बेटा? चालन द्वारा आवेशन ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बेटा एक मोबाइल की बैटरी 5000 एमएच है, दूसरे मोबाइल की बेटा 7000 एमएच है, कौन ज्यादा चार्ज लेगा? सर बिल्कुल 7000 एमएच वाली बैटरी ज्यादा से ज्यादा चार्ज ग्रहण करेगी। चमका कि नहीं चमका बेटा? और चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? अपने घर का पोटेंशियल कितना है बेटा? 220 वोल्ट। जैसे ही हमारी बैटरी 100% हो जाती है तो उसका भी पोटेंशियल कितना हो जाता है? पोटेंशियल मतलब बोले तो बेटा विभव। तो घर का विभव कितना बेटा? 220 वोल्ट। जैसे ही हमारी मोबाइल की बैटरी 100% होती है उसका विभव भी कितना हो जाता है? 220 वोल्ट। उसके बाद बेटा आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उधर का विभव भी 220 है, मोबाइल का भी 220 है। अब 100% होने के बाद दोनों का विभव बराबर हो जाता है और आवेश क्या हो जाता है बेटा? स्थानांतरण रुक जाता है। तो आवेश बेटा आवेश का स्थानांतरण चालन द्वारा आवेशन की विधि में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं क्या ना हो जाए? विभव बराबर ना हो जाए। अब इसके बाद बेटा फोर्थ में, अब दोनों वस्तुओं में जो आवेश आता है कैसे आता है बेटा? समान प्रकृति का आता है। कैसे आता है? समान प्रकृति का मतलब अगर पहले वाले प्लस आया है, पहले वाले में बेटा प्लस आया है तो दूसरे वाले में भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा? याद रखना। तो बेटा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि चालन द्वारा आवेशन की विधि में उदासीन चालक को आवेशित चालक के द्वारा क्या किया जाता है बेटा? आवेशित किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इस विधि में दोनों वस्तुओं क्या किया जाता है बेटा? आपस में संपर्क में रखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा भैया? इसमें आवेश का स्थानांतरण जब तक होता है तब तक दोनों वस्तुओं का क्या ना बराबर हो जाए बेटा?
विभव बराबर ना हो जाए, विभव बराबर ना हो जाए, चमका कि नहीं चमका, विभव बराबर ना हो जाए, ये याद रखना। इसके बाद बेटा जो आवेश आता है किस प्रकृति का आता है बेटा, तो दोनों वस्तुओं में याद रखना, दोनों वस्तुओं में कैसे आता है बेटा, समान प्रकृति का आवेश आता है। कैसे आता है बेटा, समान प्रकृति का आवेश आता है, समान प्रकृति का आवेश आता है। ये याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है कि चालन द्वारा आवेशन की विधि में दोनों वस्तुओं में आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। आवेश कैसे आता है बेटा, दोनों वस्तुओं में समान प्रकृति का आवेश आता है। चमका कि नहीं चमका बेटा। अब भैया परिमाण कैसे है, तो परिमाण भैया दोनों वस्तुओं बराबर हो भी सकता है और नहीं। अगर दोनों वस्तुएं कैसी हैं बेटा, एक बराबर है, दोनों वस्तुओं का शेप और साइज कैसा एक बराबर है, तो दोनों वस्तुओं में आवेश कैसे आएगा बेटा, बराबर बराबर आएगा। और ये कैसे आता है बेटा, अभी मैं फार्मूले से प्रूव कर दूंगा। अब इसके बाद बेटा नोट लिख लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा चालन द्वारा आवेशन की विधि में। पहला नोट बेटा, आवेश किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, आवेश वस्तु के आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, आकार तथा आकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कहने का मतलब है भैया कि जो आवेश है वस्तु के आकार आकृति कौन बताता है बेटा, उसकी त्रिज्या बताती है। तो क्या होगा, आवेश बेटा त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। जिस चालक की त्रिज्या ज्यादा मतलब आकार ज्यादा, उस पे आवेश ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। जिस वस्तु की त्रिज्या कम मतलब आकार कम, तो उसमें आवेश कम आएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक वस्तु बेटा, एक कोई गोला है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, 2 मीटर है। दूसरा गोला है बेटा, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, 4 मीटर है। ये ए गोला हो गया, ये बी गोला हो गया। अब बताओ बेटा किसमें ज्यादा से ज्यादा आवेश आएगा, तो सर 4 मीटर वाला। 4 मीटर क्या बेटा, 2 से ज्यादा बड़ा गोला है, मतलब 4 मीटर की त्रिज्या का गोला क्या कहलाएगा, 2 मीटर की त्रिज्या से ज्यादा कहलाएगा। तो जो आवेश आएगा बेटा बी पे ज्यादा आएगा, किससे, ए से। क्यों आएगा, क्योंकि आकार क्या भैया बड़ा है। चमका कि नहीं चमका बेटा। इसके बाद बेटा चालन द्वारा आवेशन की विधि में तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसी बनती है, तो यहाँ पे देख लो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। तो बेटा चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, समझ लो कोई एक ए वस्तु दी रहेगी, बोलेगा इसमें क्या है बेटा, समझ लो Q1 चार्ज है। कोई दूसरी वस्तु दी रहेगी बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी दी है बेटा, R1 दी गई है। इसकी त्रिज्या बेटा कितनी दी गई है, R2 दी गई है। बोलेगा इसमें कितना आवेश है बेटा, Q2 आवेश है। अब यहाँ पे दोनों को क्या कर रहे हो बेटा, संपर्क में ला रहे हो। क्या ला रहे हो दोनों को, ये R1 त्रिज्या का है, ये R2 है। ये वस्तु A है और ये B है। दोनों क्या कर रहे हो बेटा, संपर्क में ला रहे हो। अब इस संपर्क में लाओगे तो आवेश का ट्रांसफर होगा किधर से होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। मतलब बेटा जब दोनों को संपर्क में लाके अलग करोगे तो अब आवेश की वैल्यू जो Q1 है यहाँ पे Q2 है वो नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी बेटा, अब यहाँ पे आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 डैश, इधर क्या आ जाएगा बेटा, Q2 डैश। चमका कि नहीं चमका। अगर आपको बेटा Q1 डैश निकालना है तो इसका फार्मूला याद कर लेना। Q1 डैश जब निकालो तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2, और Q नेट का क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब Q नेट क्या कहलाता है बेटा, Q नेट क्या कहलाता है, जो आपको बेटा शुरू में दो बॉडी दी रहेंगी उनका नेट निकालना है। तो इनका नेट क्या हो जाएगा भैया, Q1 प्लस Q2। ये बेटा आपको Q नेट निकाल के देगा। Q2 डैश निकालना है तो क्या आ जाएगा बेटा, जब Q1 डैश निकाल तो R1 ऊपर था, Q2 डैश निकालो तो R2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। ये हो जाएगा बेटा Q नेट का मल्टीप्लाई कर दो। तो याद चमका कि नहीं चमका बेटा। तो चालन द्वारा आवेशन में जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा तो बोलेगा भैया एक चालक दिया रहेगा उसमें कुछ ना कुछ आवेश दिया रहेगा, दूसरा चालक दिया रहेगा उसमें भी कुछ ना कुछ आवेश दिया रहेगा। फिर बोलेगा कि इन चालक को आपस में क्या कर दिए बेटा, संपर्क कर दिए, फिर अलग कर दिए। अब अलग करोगे तो इनमें नया आवेश कितने आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, समझ लो ये क्या दिया रहेगा बेटा, कोई एक बॉडी लिया गया है, 2 मीटर की त्रिज्या है। बोल रहा है भैया कि इसमें भैया अभी आवेश कितना बेटा, 10 कूलम है। ये दूसरी बॉडी ले लिया गया बेटा, इसकी त्रिज्या बेटा 4 मीटर है। इसमें अभी Q2 कितना है बेटा, -30 कूलम है। कितना है बेटा, -30 कूलम। अब बोला गया भैया कि
चालन द्वारा आवेशन के बाद चालन द्वारा आवेशन के बाद नया आवेश का मान बताओ। तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों वस्तुओं क्या किए बेटा, आपस में संपर्क में लाए। लो भैया ला दिए, 2 मीटर त्रिज्या, इसकी क्या बेटा 4 मीटर है। अब भैया जब संपर्क से हटाओगे तो इसके पास कितना बेस आ जाएगा, Q1 डैश, और इसके पास कितना आ जाएगा भैया Q2 डैश। लेकिन कितना आएगा, इसके लिए बेटा अभी फार्मूला बनाया हूं, Q1 डैश निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q नेट। तो बेटा R1 कितना दिया बेटा 2, R1 कितना दिया है 2, R2 कितना दिया है 4, Q नेट कितना आने वाला है, दोनों का सम कितना होगा बेटा, Q नेट देखो, Q नेट कितना आ जाएगा, 10 से -30 कितना जाएगा बेटा, -20 कूलम। तो क्या हो जाएगा, -20 कूलम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, -14/6। चमका कि नहीं चमका। तो बेटा 2 से और सॉल्व कर लोगे, -20 कितना आ जाएगा बेटा 3। तो बेटा Q1 डैश कितना आ गया बेटा, -20/3। बेटा आपको Q2 डैश निकालना है, Q2 डैश निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब बेटा ये Q नेट, अब आप सोच रहे होगे कि सर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्यों करा रहे हो, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। तो याद रखना बेटा, मैं जो बोर्ड का कंटेंट देख रहा हूँ, चाहे MP बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे बिहार बोर्ड की हो, चाहे राजस्थान के बोर्ड हो, भैया हर बोर्ड में आजकल बेटा, अगर आपको बोर्ड के साथ, मैं अभी बता दे रहा हूं, देखो MP कोई भी बोर्ड हो यार, हिंदी मीडियम बोर्ड का बच्चा यही तो करता है ना, सिर्फ उसको डेरिवेशन चाहिए, न्यूमेरिकल्स कतई नहीं कराओ। तो आपको बेटा न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ेगा, अगर आपको जेई नीट में सिलेक्शन चाहिए तो बोर्ड के साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी अटैक करना होगा। और नहीं अगर आपको डर लगता है तो मैं तो कहता हूं भैया कि भैया फिर आप क्या करो, साइंस ही ना लो यार, किसी और सब्जेक्ट में चले जाओ। तो ये बेटा ये Q2 डैश क्या आ जाएगा, R2 कितना दिया है 4, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, Q नेट कितना है बेटा -20, कितना हो जाएगा बेटा 4 -20, नीचे कितना हो जाएगा 6, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, फाइनल कितना हो जाएगा बेटा -14/3 कूलम। किसके ऊपर आया बेटा, Q2 डैश। अब जल्दी बताओ बेटा, Q1 डैश बड़ा है कि Q2 डैश। तो सर बिल्कुल Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई है बेटा -20/3, और Q2 डैश की कितनी है बेटा -14/3। तो बेटा -40/3 बड़ा है, -20/3 कूलम कम है। तो भैया अभी बताया था, जिस वस्तु का भैया साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा आवेश लेगा, इसका साइज कम होगा वो कम आवेश लायक होगा। और चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तु में जो आवेश आता है कैसा आता है बेटा, समान प्रकृति का। इसमें माइनस आया है तो इसमें भी माइनस आया है, चमका कि नहीं चमका बेटा। तो ये है भैया चालन द्वारा आवेशन की विधि। अगर दोनों वस्तु सेम साइज की है बेटा, इसका भी एक एग्जांपल कराए दे रहा हूं। अगर दोनों वस्तु सेम साइज की है, मैं बोल रहा हूं बेटा एक वस्तु है बेटा, इसकी भी रेडियस 2 मीटर है, इसकी भी बेटा रेडियस 2 मीटर है। अब बोल रहा है बेटा चालन द्वारा आवेशन के बाद इसमें नया आवेश कितना आएगा, तो जल्दी बताओ बेटा Q1 डैश कितना आएगा, सॉरी अगर यहाँ पे Q1 दिया है बेटा 10, Q2 दिया बेटा 40 कूलम, तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा 40। Q नेट कितना आया जल्दी बताओ बेटा, 10 + 40 कितना हो जाएगा 50। मतलब बेटा आंसर कितना चाहिए, जो नया आवेश आएगा बेटा चालन द्वारा आवेशन में, मतलब ये इस वस्तु में, पहली वस्तु में बेटा ये 2 मीटर है, मतलब Q1 डैश इधर कितना आएगा बेटा 25 कूलम आएगा, इसमें भी बेटा 2 मीटर, Q2 डैश कितना आएगा बेटा 25। याद रखना, ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो अगर दोनों बॉडी कैसी है बेटा, सेम साइज की है, उनका सेम आकार है, तो बेटा जो कुल दोनों चालक बॉडी को जो कुल आवेश आएगा, दोनों कैसे करेंगे बेटा, आधा आधा बांट लेंगे। चमका के चमका, फार्मूले से भी निकाल के देख लो बेटा। R1 कितना है 2, R2 भी R1 R2, Q नेट कितना है बेटा 50, कितना हो जाएगा 2/4 इंटू 50। सॉल्व करोगे बेटा कितना आ जाएगा भाई, ये 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 25 कूलम। चमका कि नहीं चमका बेटा, ये Q1 डैश आ गया। Q2 डैश निकालोगे, इसके लिए भी R2 कितना है बेटा 2 ही है।
R2 कितना है, R2 कितना है, क्या हो गया भाई, हाँ भाई Q2 डैश, तो क्या हो जाएगा, R2 भी 2 है, R12 क्या हो जाएगा 50, 2/4 इंटू 50, ये 2 से 2 गया, इधर कितना बचा, Q2 डैश भी कितना आने वाला बेटा 25 गुलामी आने वाला है। तो आपको भैया फार्मूला लगाने की कतई जरूरत नहीं है, कहीं पे भैया दो बॉडी दिख जाए या दो वस्तु दिख जाए या दो चालक दिख जाए, अगर उनके आकार सेम है तो चालन द्वारा आवेशन के बाद दोनों वेस कैसे आएगा बेटा, बराबर बराबर आएगा। तो ये हो गया भैया चालन द्वारा आवेशन की विधि और इसके बेटा पूरे कॉन्सेप्ट। अब पढ़ेंगे बेटा घर्षण द्वारा आवेशन की विधि। तो घर्षण द्वारा आवेशन की विधि भैया बचपन से करते आ रहे। अब कैसा बचपन में, तो बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे क्या करते थे, ये स्केल लेते थे, स्केल शुरू में क्या रहता था, उदासीन रहता था। हमारे सर के बाल भी कैसा है बेटा, उदासीन है। अब आपस में दोनों उदासीन वस्तुओं का करे रगड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो एक वस्तु में धनावेश आ जाएगा और एक वस्तु में ऋणावेश आएगा। और जो आवेश आए परिमाण में आएगा, कैसे आएगा बेटा, दोनों में परिमाण में बराबर आएगा। अगर एक वस्तु में +2 कूलम आ रहा है तो दूसरे में क्या आएगा, -2 कूलम। यही होता है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन की विधि। और ये किसमें संभव है बेटा, तो याद रखना केवल कुचालक तथा परावैद्युतांक पदार्थ में। किसमें बेटा, दो ही चीजों में बेटा। परावैद्युतांक भी एक ऐसा पदार्थ होता है कुचालक की तरह ही होता है, इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन बेटा इसके कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। कुचालक के एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहते, लेकिन परावैद्युतांक के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो अपने प्लस वाले के, जो उसके प्लस और प्लस के साथ जो बंधे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त करा सकते हो। ये खूबसूरती होती है बेटा परावैद्युतांक पदार्थ की। उदाहरण बताए तो बेटा जो मोम होती है, जो मोम होता है, वैक्स होता है बेटा, वो परावैद्युतांक पदार्थ ही कहलाता है। तो बेटा घर्षण द्वारा आवेशन किसमें संभव है, कुचालक में और परावैद्युतांक में। इसमें क्या होता है बेटा, जब एक उदासीन वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होने लगता है, जिससे एक वस्तु में धनावेश दूसरी में ऋणावेश आ जाता है तथा दोनों वस्तुओं में आवेश परिमाण में एक बराबर होता है। चमका कि नहीं चमका बेटा, एग्जाम्पल दिखाई देता हूं आपको। ये क्या ले रहा हूं बेटा, एक कांच की छड़ ले रहा हूं, ये ले लिया भैया कांच की छड़ ले लिया। नीचे क्या ले लिया बेटा, सिल्क ले लिया, सिल्क का मतलब ऊन ले लिया भैया। अब भैया ये मैं बोल रहा हूं, अभी इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। प्रोटॉन कितने अपने मन से मान लिया भैया। अब याद रखो, जब इसके पास कितने मान लिया बेटा, 11, और इसके पास कितने मान लिया बेटा, सॉरी प्रोटॉन कितने मान लिया भैया, 12। अब यहाँ पे इनका क्या करोगे भैया, घर्षण करोगे। तो याद रखना बेटा, जब कांच की छड़ को ऊन के साथ, क्या ये ऊन नहीं है बेटा, रेशम लिख लो। तो याद रखना, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ, किसके साथ भैया, रेशम के साथ, जब कांच की छड़ को भैया रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं बेटा, याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, कांच की छड़ के साथ निकलेंगे। समझो कांच की छड़ है, रेशम के साथ रगड़ रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, किससे निकलेंगे, कांच की छड़ से। मैं बोल रहा हूं बेटा, क्या हो गया भाई, हाँ मैं बोल रहा हूं कि भैया किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बेटा, कांच की छड़ से। मैं बोला एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, क्यों, क्योंकि कम रगड़ा मारा है। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 थे तो कितने बचे, 9 बचे। प्रोटॉन तो भैया 10 के 10 रहने वाले हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 मिनट यार, हाँ इधर भी कितने रहेंगे, 11। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 से 12। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 11 के 11। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई, तो कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, धनावेश आ जाएगा। इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका, और कितना है बेटा, अगर यहाँ पे +1 एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम आएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। चमका कि नहीं चमका, तो भैया दोनों में आवेश कैसा आता है, परिमाण में एक बराबर, लेकिन प्रकृति में कैसा आता है बेटा, विपरीत। किसमें बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में। इसके बाद बेटा लास्ट विधि और बची भैया, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। ये ऐसी विधि है बेटा, मतलब किसी वस्तु को बिना टच किए उसमें क्या कर देंगे बेटा, आवेश का स्थानांतरण कर देंगे। और याद रखना बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि सिर्फ किसमें संभव बेटा, तो केवल
चालक तथा परावैद्युतांक पदार्थ में, किसमें बेटा, परावैद्युतांक पदार्थ में संभव है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया चालन द्वारा आवेशन की विधि किसमें संभव है, केवल चालक में। घर्षण द्वारा किसमें बेटा, चालक और परावैद्युतांक में। और प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि किसमें संभव है बेटा, चालक और परावैद्युतांक। इसमें होता क्या बेटा, इस विधि में केवल चालक तथा परावैद्युतांक पदार्थ को बिना स्पर्श किए क्या किया जाता है बेटा, आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अब कैसे किया जाता है बेटा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको मजा आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले क्या ले रहा हूं बेटा, एक उदासीन चालक ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा, उदासीन चालक। अब भैया अभी तो बताया किसको आवेशित कर सकते हैं, चालक को या परावैद्युतांक को। तो सबसे पहले क्या लेके आया बेटा, उदासीन चालक। उदासीन चालक का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। ये पहला केस हो गया। अब इसको मेरे को क्या करना है बेटा, आवेशित करना है। तो अब इसके पास क्या लेके आऊंगा बेटा, कोई मैं छड़ लेके आया, मैं समझ लो कांच की छड़ लाया, उसके पास कैसा आवेश है बेटा, प्लस आवेश है। और कितना प्लस है बेटा, कितना प्लस है बेटा, 4 प्लस का है। समझ लो एक कांच की छड़ है, रेशम के साथ रगड़ा, इसके पास कितना आवेश आ गया बेटा, समझ लो 4 का प्लस आ गया। अब जैसे ही 4 का प्लस आया, तो मैं पहले बताया था जो चालक के इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, बेवफा होते हैं। जैसे ही भैया यहाँ पे, जैसे ही चालक के पास प्लस कांच की छड़ को लेकर आओगे, अंदर वाले माइनस क्या होंगे, अपने प्लस वाले साथी को छोड़कर, धोखा देकर कहां पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इसकी सतह पे आ जाएंगे। कितने आएंगे, 4 अगर है बेटा कांच की छड़ के पास, ये कांच की छड़ है, तो अगर बेटा इसके पास 4 प्लस है तो 4 माइनस वाले को अपने पास बुला लेगा। अब अंदर वालों को भैया छोड़ के आए हैं ना, तो 4 भैया प्लस वाले कहां आ जाएंगे, इस कोने पे लग जाएंगे। एक काट के भैया ये जोड़े बच्चे रहेंगे। इसके बाद भैया हमको क्या करना है, इस प्लस वाले को खत्म करना है। तो अगर इस प्लस वाले को खत्म करना है तो क्या कर दोगे, यहाँ पे अर्थिंग कर दोगे। क्या कर दोगे, अर्थिंग कर दोगे। और जब अर्थिंग कर दोगे भैया, तो अर्थ पृथ्वी के अंदर किसका भंडार है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। लेकिन अभी भी ये -4 भैया यहाँ पे रुके हुए। कौन रुका बेटा, रॉड को नहीं हटाने, कांच की छड़ को कतई नहीं हटाना। अब भैया प्लस भी खत्म हो गया। अब इसके बाद बेटा लास्ट स्टेज पे क्या हो जाएगा, ये माइनस अभी भी ये होल्ड है बेटा। कौन होल्ड किया बेटा, ये कांच की छड़। अब जैसे ही कांच की छड़ बेटा लास्ट स्टेज में बेटा कांच की छड़ को हटाओगे। अब कांच की छड़ के हटाओगे तो ये क्या बेटा, चालक है, तो पूरा का पूरा माइनस क्या हो जाएगा, एक समान रूप से कहां पे, बाहरी सतह पे क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। मतलब ये कैसे, ये जो गोला था बेटा उदासीन लिया था, कैसे आवेशित हो गया बेटा, ऋणावेश हो गया। क्या हो गया बेटा, ऋणावेशित हो गया। चमका कि नहीं चमका। तो भैया प्रेरण द्वारा आवेशन में अगर आपको नेगेटिव चार्ज लाना है भैया किसी चालक में, तो कौन सी छड़ लाओ बेटा, प्लस लाओ। अगर बेटा यहाँ पे प्लस चार्ज लाना है गोले में, तो किसकी छड़ लेकर आओगे बेटा, नेगेटिव चार्ज वाली छड़ लेकर आओगे। चमका कि नहीं चमका, ये हो गई बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है भैया आवेश और द्रव्यमान में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको बेहतरीन ध्यान से पढ़ना भाई। तो सबसे पहले आवेश की बात करेंगे, तो भैया आपको पहले बता दिया, तो फिर दूसरी किसकी बात करेंगे बेटा, द्रव्यमान की। तो पहला पॉइंट क्या बेटा, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो आपको ही पता है बेटा कि जो आवेश होता है प्लस होता है, माइनस होता है, और उदासीन आवेश के पास कितना आवेश होता है बेटा, शून्य होता है। लेकिन द्रव्यमान कभी भी ना तो ऋणात्मक होता है ना तो शून्य होता है। मतलब द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। चमका कि नहीं चमका। फिर आपने बेटा दूसरा पॉइंट पता आपने पढ़ चुका है कि दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण। अगर कोई भी दो आवेश कैसे हैं बेटा, समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण। तो याद रखना दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण। लेकिन याद रखना बेटा दो द्रव्यमानों के मध्य हमेशा कैसा बल लगता है बेटा, आकर्षण बल लगता है। चमक देख लो बेटा, ये क्या है, इस मार्कर के पास कुछ द्रव्यमान है, पृथ्वी के पास भी बहुत बड़ा द्रव्यमान है। तो पृथ्वी क्या कर रही है, इस मार्कर को छोड़ दूंगा तो क्या, ये क्या कर रही है, खींच रही है, नीचे से ऊपर थोड़ी फेंक रही है। तो दो द्रव्यमानों के बीच में कौन सा बल लगता है, हमेशा आकर्षण लगता है।
आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, मैं स्टार्टिंग में बता दिया था बेटा। तो आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, क्यों संभव है कि भैया जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है बेटा, फिक्स अमाउंट में होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, ये किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना है तो एक दो, दो दो, तीन दो, 10 लाख दो, लेकिन 1/2 पॉसिबल ही नहीं है, 1/3 पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटा आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटमीकरण संभव नहीं है। क्यों नहीं है? मार्केट में जाओगे, शक्कर लेने जाओगे, 0.005 kg मिल जाएगा, 1/2 kg मिल जाएगा। इसलिए बेटा द्रव्यमान का क्वांटिफिकेशन संभव नहीं है। आवेश बेटा द्रव्यमान के पर क्या करता है? निर्भर करता है। क्यों करता है? अगर किसी वस्तु को आवेशित करोगे, अगर किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो उस वस्तु का बेटा द्रव्यमान या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। कैसे सर? अगर धनावेश करोगे तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, और याद रखना हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का द्रव्यमान होता है। जब धनावेशित करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब वस्तु का द्रव्यमान घट गया। ऋणावेशित किए तो वस्तु को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दिए मतलब वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो याद रखना बेटा आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो याद रखना किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने से या घटाने से उस वस्तु पे आवेश आने वाला नहीं है। भैया मैं अभी 70 kg का हूं, अपना हाथ काट के फेंक दूंगा, ये हाथ काट के फेंक दूंगा, 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ काट के फेंक दूंगा तो मेरा द्रव्यमान क्या हुआ? घटा। तो द्रव्यमान घटने से मैं क्या मेरी बॉडी आवेशित हो जाएगी? कतई आवेशित नहीं होगी। इसलिए बेटा द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद बेटा आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। तो ये बताओ बेटा, क्या मैं दौड़ूंगा तो क्या मेरे आवेश, जो मेरे शरीर से आवेश क्या चू जाएगा? क्या पीछे से बह जाएगा क्या? तो बेटा मैं अगर खूब स्पीड से दौड़ूं तो क्या मेरी बॉडी चार्ज हो जाएगी? कतई नहीं होने वाली। तो याद रखना आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। और कैसे करता है बेटा? इसको किसने एक्सप्लेन किया था? आइंस्टीन ने किया था। इसलिए लास्ट में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का सूत्र। अब ये कैसे बताया था भैया कि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करती है? तो यहां पे ध्यान से देखो, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का सूत्र। बेटा 1 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया था। अभी सूत्र क्या होता है बेटा? m = m0 1/v²/c²। अब बेटा आपको ये पता होना चाहिए m0 क्या है बेटा? स्थिर वस्तु का द्रव्यमान। किसका बेटा? स्थिर वस्तु का द्रव्यमान। जब वस्तु रुकी होगी, स्थिर वस्तु का द्रव्यमान। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होगी उस कंडीशन पे भैया वस्तु का द्रव्यमान है। m क्या है बेटा? गतिमान। गतिमान वस्तु का द्रव्यमान। जब वस्तु क्या होगी बेटा? गतिमान अवस्था में होगी, उस कंडीशन में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? गतिमान वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है भैया? गतिमान वस्तु की चाल है भैया। ये क्या है? गतिमान वस्तु की चाल। और c क्या है बेटा? प्रकाश की चाल है। कहां की बेटा? प्रकाश की चाल। कहां की बेटा? निर्वात में। किधर में बेटा? निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना बेटा एग्जाम में ये फार्मूला आपसे पूछा जाता है 1 नंबर का। अभी क्या बोला भैया? अभी क्या बोला कि जो द्रव्यमान होता है चाल पर निर्भर करता है। तो इसका कहने का मतलब सर कि अगर मैं खूब दौड़ूं या मैं अगर बहुत स्पीड से चलूं तो मेरा द्रव्यमान या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो याद रखना बेटा अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ रही होती है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ रहा होता है। अब कैसे सर? तो अभी अब देखो, अब तुम सोच रहे हो सर फाइटर प्लेन चलाते हैं या मैं ट्रेन में चलता हूं 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, तो मेरा द्रव्यमान तो बढ़ता नहीं है, वहां तो पता नहीं चलता। तो समझ लो बेटा क्यों नहीं बढ़ता। तो अगर देख क्यों नहीं पड़ता बेटा, तो एग्जांपल समझो। भैया मेरा द्रव्यमान कितना है बेटा? रेस्ट। अभी मैं बैठा हूं बेटा, अभी मैं रेस्ट कंडीशन पे हूं, खड़ा हूं, मेरा द्रव्यमान कितना है बेटा? 70 kg है। समझ लो मेरा स्पीड कितना हो जाए? 3 × 10⁻³ हो जाए मीटर पर सेकेंड से मैं क्या कर रहा हूं? भाग रहा हूं। तो फार्मूले में वैल्यू रखते हैं भैया, देखते हैं आंसर आता है। m0 की जगह क्या रख दो? 70। v की जगह क्या रख दो? 3 × 10⁻³ का स्क्वायर। और बेटा c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो अब भैया चलो 3 से 9 से 9 तो कट जाएगा, 10 की घात ऊपर 6 आएगा, नीचे 10 की घात 16 आएगा। तो 10 की घात 6 में 10 की घात 16 का भाग दोगे ना, तो आंसर जो आने वाला है भैया
0.0001 समथिंग आएगा। और बेटा ये डाटा 70 अंडर रूट 1 माइनस 0.0001 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, लगभग 1 ही आएगा। अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है। मतलब मेरा बेटा शुरू का जब मान कितना था, 70 था, तो बेटा गति जब मैं कितना चलूंगा, 3 इंटू 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड से चलूंगा, जब भी मेरे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो कब आएगा, तो अगर बेटा तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाए, लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए या उसके आसपास हो जाए, तो आपका द्रव्यमान बढ़ के कितना हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, तो यहां पे समझो, अगर बेटा तुम कितनी स्पीड से चल रहे हो बेटा, लाइट की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं, तो अभी तुम्हारा द्रव्यमान कितना है बेटा, एम नॉट कितना ले लो, 70 केजी। अगर तुम्हारी स्पीड किसके बराबर, सी के बराबर हो जाए, तो देखते हैं बेटा आंसर कितना आता है। एम नॉट की वैल्यू क्या रख दो, 70। 1 अपॉन बी की वैल्यू किसके, लाइट की स्पीड के बराबर कर दो, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, ये से कटेगा, क्या बचेगा 1। अब भैया अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो बेटा 70 पे 0 का भाग दो, क्या आने वाला है, इनफिनाइट। मतलब बेटा अगर आप लाइट की स्पीड से चलोगे तो आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। मतलब आप 70 केजी पे थे जब खड़ा हूं, अगर मेरी स्पीड बेटा लाइट की स्पीड से, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से मैं चलने लगूं, तो मेरा द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। मतलब अगर किसी वस्तु की क्या करा बढ़ा दिया जाए, चाल बढ़ा दिया जाए, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चमका कि नहीं चमका बेटा, ये किसने बताया बेटा, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के फार्मूले से प्रूव होता है। तो ये नोट में लिख लेना बेटा, वस्तु की चाल बढ़ाने पर वस्तु का द्रव्यमान खालिस्तान होता है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। चमका कि नहीं चमका। तो ये हो गया बेटा आज का बेटा 12th फेज का चैप्टर 1 का सेकंड लेसन क्या होता है, खल्लास होता है। तो आज के लिए बेटा थैंक्स सभी बच्चे लोग को, थैंक यू। तो बेटा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बेटा अपनी पाठशाला दिग्विजय सर को बेटा बताइए। और बेटा ये पूरा हिंदी मीडियम का जो ये पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको ये नीट में भी काम आएगा भैया, जेई में भी काम आएगा, बोर्ड में तो फाड़ के रख दोगे यार। एमसीक्यू की तो टेंशन लेना मतलब लेने की टेंशन मत लो। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक बेटा की पॉइंट आपको नोट में लिखवा दूंगा, रटने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। तो अगले लेक्चर्स में बेटा बहुत शानदार लेक्चर लेकर आऊंगा, जो आपका बिल्कुल इंतजार रहता है कि सर कुलाम्स लॉ कब पढ़ाओगे, कुलाम्स लॉ पढ़ाओगे। तो अगले लेक्चर्स में आपको बेटा कुलाम्स लॉ पढ़ाऊंगा और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।